आम बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश करेंगी देश का बजट। जीएसटी और टैक्स में मिल सकती है राहत। बजट से कुछ घंटों पहले एयरलाइंस को बड़ा तोहफा। एटीएफ के दाम में भारी कटौती। विमान टिकटों के दामों में मिलेगी बड़ी राहत। एयर इंडिया की दिल्ली शंघाई सेवा आज से शुरू। हफ्ते में होंगी 4 बार संचालित। शंघाई बना एयर इंडिया का 48वां अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य। पाकिस्तान में नहीं थम रहा गृह युद्ध। बलूचिस्तान में बीएलए ने किए ताबड़तोड़ हमले। 84 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सेना, आईएसआई और पुलिस ठिकानों को बनाया निशाना। और चलिए, देश का आज आम बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? आम जनता को सरकार से इस बजट में काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। बिल्कुल कोमल, देखिए, जब बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले अनुमान हम लोग लगाते हैं कि इसमें छूट मिलेगी तो इसमें ये होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अभी सबसे अधिक किस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार की फोकस उस पर होती है कि उसमें कौन सी ऐसी बजट किया जाए जिससे कि आगे आने वाले समय में 1 साल तक हमारी जो है अर्थव्यवस्था सही और सुचारू रूप से चले। तो सरकार की यही अमूमन देखा गया है कि वो कहीं न कहीं दोनों तरफ से, एक डिफेंस की तरफ और एक तरफ से खेती किसानी की बात आपने कही थी कि कृषि क्षेत्र में भी उनका सबसे अधिक रुझान रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां पर जो गरीब हैं, गांव में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए कोमल हमें उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एमएसएमई जब तक भारत में। गोविंद जी, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को वो सुनाते हैं। और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। तो बिल्कुल, अभी आप केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे, जिन्होंने बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ विजन सरकार का है वो यहाँ पर रखा है। गोविंद जी, आप जो कह रहे थे कंप्लीट करेंगे। हाँ बिल्कुल कोमल, देखिए, सबसे पहले बात मैंने कहा था कि एमएसएमई पर मैं था। एमएसएमई में भारत की जो स्थिति, जो कोरोना के काल से लचर स्थिति हो गई थी और बहुत सारे एमएसएमई की जो कंपनियां थी वो लगभग बंद प्राय हो गई थी, लेकिन अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और हमें जो लगता है कोमल कि सरकार की ऐसी पॉलिसी और ऐसी बजट आने वाली है जिसमें एमएसएमई की आगे बढ़ाने की कोशिश हो, क्योंकि एमएसएमई जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, और रोजगार नहीं बढ़ेगा तो लोगों को क्रय शक्ति जो है ना वो नहीं बढ़ेगी, और जब तक क्रय शक्ति नहीं हो तो मार्केट में खरीदारी नहीं होगी। तो इसके लेकर सबसे बड़ा जो है कि अपने जेब की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार को आगे बढ़नी पड़ेगी, और उसके साथ साथ इसके बाद मार्केट अपने आप रिफॉर्म हो जाएगा। देखिए, दूसरी बात जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक स्थिति आप देखिए कोमल, तो बहुत ही लचर व्यवस्था है, डमाडोल की स्थिति है। जिस तरह से ट्रंप आकर उन्होंने टैरिफ वार की स्थिति बना दी है पूरे विश्व में, तो कल क्या होगा, आज क्या है, कल क्या होगा, कोई नहीं जानता है इसको लेकर। तो ऐसे में सरकार को एक ऐसे रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा, टैक्स स्लैब में कमी करनी पड़ेगी, आयात शुल्क जो है उसको घटाने पड़ेंगे, निर्यात शुल्क जो है उसको भी कम करके उसको भारत से बाहर जाने के लिए, और भारत से जो सामान आएंगे विदेश से, उस पर भी उनको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो यूरोपियन महासंघ से जो हमारी ट्रीटी हुई है अभी 27 तारीख को, तो उसके हिसाब से अब अगर देखा जाए तो अगले साल से वो रिफॉर्म लागू हो जाएगा और वो हमारी मार्केट खुल जाएगी पूरे यूरोप के, जिसमें 27 देश हैं। तो ऐसे में हमें ऐसे नियम बनाने होंगे, यहाँ पर ऐसे छूट देनी पड़ेगी जिससे यूरोपियन कंपनी भी जो आए तो यहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट करे, कंपनियाँ खोले, जिससे हमारा रोजगार मिलेगा, यहाँ की सामान जो है
यूरोप के बाजार में जाएंगे, यूरोप के जो सामान है वो यहाँ आएंगे। तो दोनों का मुक्त व्यापार के तौर पर दो चीज को छोड़ दिया जाए, लग्जरी कार और शराब। तो ऐसे में वो भी करीब 10% से 20% की है, जो कि पहले 150% हम टैक्स लगाते थे विदेशी शराब को लेकर। तो इस सब में छूट होगी और यहाँ पर भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ को देखते हुए भारत सरकार और बजट में इस सब का प्रावधान होगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो रूट पर चले। और यहाँ क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि भारत जो है गाँव का प्रधान है, और वो गाँव को जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि खपत जो हमारी है, भारत से अब हमें निर्यात करने, ऐसे सामान को उत्पादन करने हैं गांव में, जो हम न्यूयॉर्क से लेकर वेटिकन सिटी से लेकर जहां तहाँ जितने भी कैपिटल है वहां पर हम अपने सामान को पहुंचा सकें। तो इसके बाद हमारी उन्नति होगी। कोमल, जैसे बिल्कुल गोविंद जी, लगातार सरकार का फोकस भी जो है वो वोकल फॉर लोकल है, वो देखने को मिला है। सरकार भी इस पर काफ़ी फोकस करती हुई नजर आ रही है। गोविंद जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय माहौल का जिक्र किया, इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र किया। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये मौजूदा हालातों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो उसने भी अपना डिफेंस सेक्टर में जो बजट है वो काफ़ी बढ़ाया था। तो भारत भी इस बार डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि जिस तरह के माहौल जो बने हुए, युद्ध की बातें अब इंटरनेशनली हो रही है। बिल्कुल कोमल, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि देखिए जिस तरह से भारत की स्थिति है, चारों तरफ अगर आप नज़र दोहराएं तो आपको पाकिस्तान पहले हमारा नंबर दुश्मन 1 था, इसके बाद चाइना को हम समझ रहे थे, लेकिन ये तो हैं ही। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे चारों तरफ जो मित्र देश थे वो भी तटस्थ हो गए हैं, या नहीं तो हमसे दुश्मनी करने पर उतारू हो गए। बांग्लादेश, फिर आप नेपाल की बात करें तो ये सारी के सारी जो स्थितियां हैं, और इसको पीछे कौन है, वही चाइना है। तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसी भी हमारे कभी कभी हानि पहुंचाते हैं। जिस तरह से टैरिफ वार उन्होंने हम पे लगाया है, और उनका कहना है अमेरिका का कि तुम हमसे ही व्यापार करो, ये कैसे हो सकता है? भाई हम स्वतंत्र देश से हैं और स्वतंत्र हमारी नीति है, हम किसी से भी करेंगे। ठीक है कि एक नॉर्म्स बने हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और उस पर हम आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके हर तरह की शर्त तो हम नहीं मान सकते। तो इसलिए आपने देखा है कि रिफॉर्म जो है यूरोपियन महासंघ के साथ हमने किया है। लेकिन अब डिफेंस की बात तक जहाँ तक करें, सिंगूर की जो घटना घटी है, जिस पर हम लड़ाई लड़े हैं पाकिस्तान से, जिसमें हमारी जीत हुई है ज़बरदस्त, और भारत की जो डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत हुई है। अब हमें यहाँ से जो ज़रूरत के सामान हम विदेश से मंगाएंगे, इसके लिए बजट बढ़ानी पड़ेगी। और साथ साथ में अब हम इस स्थिति में कोमल पहुँच गए हैं, जो अपने उपकरण यहाँ बनाते हैं, हम भी लड़ाकू विमान बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जितने भी छोटे छोटे देश है वो हमारा मार्केट होगा, और वहाँ के जो सरकार है हमसे वो टाई करके हम उनको सप्लाई करेंगे, तो निर्यात करेंगे। इस सब के लिए हमें एक बजट की ज़रूरत पड़ती है। और भारत की जो बजट अभी देखिए जो डिफेंस में है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, चाहे रसिया के हैं। एडवांस नहीं होते, बिल्कुल एडवांस नहीं होते हैं। तो हमें कुछ न कुछ परसेंट जो है 1 या 2% डिफेंस में अधिक बढ़ाकर करने पड़ेंगे, इसके बाद डिफेंस आगे बढ़ेगा। और साथ साथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो बड़े देश हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान तो हमें सिर्फ परेशान करेगा। और दूसरी बात है कि अब बांग्लादेश भी आ गया, तो बांग्लादेश की भी यही मानसिकता है कि जब तक ये सरकार यूनिट सरकार है तब तक भारत को सचेत रहने की ज़रूरत है। कभी भी कुछ कर सकता है वो, खुद अपने बल पर नहीं, लेकिन चाइना है और पाकिस्तान है, इसके बल पर कर सकते हैं। कि हमें सबसे बड़ा जो डर है वो है चाइना से। चाइना को साधने के लिए हमें डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ना होगा। और मुझे लग रहा है कि आप देखिएगा जब बजट आएगा तो डिफेंस पर बजट कुछ न कुछ बढ़ा के और कुछ न कुछ में प्रावधान होगा। जी बिल्कुल, और इस पर काफ़ी उम्मीदें भी जताई जा रही है। गोविंद जी, इकोनॉमिक सर्वे जो हाल में सामने आया है, गोविंद जी लौटूंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी अपराजिता भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। अपराजिता, आप लोगों के बीच रही है, ग्राउंड जीरो पर आपने लोगों से बातचीत की है। बजट को लेकर लोग कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ डिमांड जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है? बिल्कुल कोमल, देखिए बस थोड़ी देर में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो यूनियन बजट पेश करने वाली हैं संसद में, और ऐसे में देश के हर वर्ग की निगाह जो है इस बजट पर टिकी हुई है।
अगर बात करें तो इस बार का जो थीम है वो विकसित भारत के थीम पर रखा गया, यानी कि एक नई प्लानिंग के साथ साथ गरीब, युवा और हर वर्ग के लिए जो है इस बजट में कुछ नया लाने की बातें सामने आ रही है। तो देश के हर एक लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये जो 26 से 27 का जो बजट पेश होगा उसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा गया है। जब हम लोगों के बीच में थे तो उसमें हर एक वर्ग जो था वो शिकायत करते हुए नजर आया। महंगाई, टैक्स जैसी चीजों पर जो है बार बार बातें कर रहे थे, किसान भी परेशान थे। अब देखिए, पिछले बार जब यूनियन बजट पेश किया गया था 25 से 26 नहीं करनी चाहिए। एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जांच हो और जो भी उसमें दोषी पाया जाए, प्रमाण पाया जाए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसान को फायदा पहुंचाने की बातें की गई थी। देश के 100 कम प्रोडक्टिविटी वाले जो जिले थे उसको फोकस में रखा गया था। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिमिट एक्सेस को बढ़ाया गया था, जिसको 5 लाख तक कर दिया गया था। एमएसएमई में भी 10 करोड़ जो था उसको बढ़ाया गया था। तो कुल मिलाकर के रखा गया था। फिर उसके बाद मिडिल क्लास की अगर बात कर ले तो मिडिल क्लास को 12 लाख तक पर जो था कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे मिडिल क्लास ने राहत की सांस ली थी। और उसके बाद डिफेंस से लेकर के स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार की बातें की थी कि युवाओं को मिलेंगे। तो ऐसे में पिछले बार जिस तरीके से बजट आया था वर्ग संतुष्ट नजर आया था, लेकिन इस बार के बजट में लोगों के बहुत से सवाल हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कमर्शियल सिलेंडर पे जो दाम बढ़े हैं वो इनडायरेक्टली लोगों के जेबों पर जो है वो असर करता हुआ नजर आएगा, यानी कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में हर वर्ग जो है वो शिकायत करते हुए नजर आ रहा था और सबकी उम्मीद है कि इस बार जो है बजट में कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाएगा जिसके तहत जो है हर वर्ग को थोड़ी सुविधा मिलेगी। और उसके अलावा आप देखेंगे कोमल, तो किसान के अंदर जो है बहुत असंतुष्टि के भाव नजर आए थे खाद को लेकर के। यानी कि इसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो जो बजट में इतनी चीजें पेश की जाती है। अब देखिए, ये जो यूनियन बजट रखा जाता है उसमें साफ तौर पर सरकार कितना कमाएगी, कहां कहां खर्च करेगी और कौन से वर्ग को क्या फायदा होगा उसका ब्यौरा देती है। तो ऐसे में जो बजट पेश होता है उसमें हर एक वर्ग का नाम शामिल होता है, योजनाएं गिनाई जाती हैं, लेकिन वो लोगों तक किस तरीके से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, कहां गड़बड़ी है, ये सवाल विपक्ष भी उठा सकता है, आम जनता भी पूछ रही है। तो इन सबको सुनिश्चित तरीके से किस तरीके से किया जाए ये देखने वाली बात होगी। और थोड़ी ही देर में अब संसद में जो है ये बजट पेश किया जाएगा। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। बिल्कुल अपराजिता, आपने किसानों का जिक्र किया है। खाद की समस्या को लेकर किसान काफ़ी परेशान थे, अपने धान को लेकर परेशान थे और एमएसपी की मांग जो है वो लंबे समय से चली ही आ रही है। हालांकि सरकार ने बीच में फैसला लिया भी, लेकिन उसके बावजूद किसानों में कहीं ना कहीं अभी भी असंतुष्टि बनी हुई है। क्या इस बार के बजट में ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसान, क्योंकि विकसित भारत का हम जिक्र कर रहे हैं और भारत का जब हम जिक्र करते हैं, जैसा कि गोविंद जी ने भी कहा कि गाँव का विकास सबसे अहम नजर आता है, किसानों का विकास सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नजर आता है। तो इस बार बजट में किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश जो है सरकार द्वारा की जाएगी शायद। बिल्कुल। और कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अगर ज्यादा लार्जेस्ट वे में प्रोडक्शन करेंगे तभी देश के हर लोगों को जो है वो खाना प्राप्त होगा। तो यानी कि किसान का देश में एक बहुत अहम रोल है। और एक किसान वर्ग अगर नाराज चल रहा है, आप इसी से समझिए कि उनको संतुष्टि लायक न खाद मिल पा रहा है, न वो जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई गई हैं, चाहे आप किसान सम्मान निधि योजना की बात कर ले, पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात कर ले, तो जितनी भी योजनाएं लाई गई थी वो किसानों को हित में रखकर लाई गई थी ताकि किसान वर्ग खुश रहे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करे, लार्ज प्रोडक्शन करे, जिससे जो है देश के हर एक कोने में लोगों को खाना मिले। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर होता है देश के लिए किसान। और ऐसे में जब किसान वर्ग कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि किसान वर्ग असंतुष्ट है, जो योजनाएं लाई जा रही हैं उसका लाभ वो सीधे तौर पे नहीं उठा पा रहे हैं। अब मैं एक किसान से बात कर रही थी तो उसमें उन्होंने खाद का जिक्र
किया। और ये सिर्फ एक किसान की बात नहीं है, बिहार इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि किसान वर्ग जो था वो नाराज नजर आ रहा था कि किसानों को जो फायदा मुहैया कराया जाता है वो सीधा नहीं जाता। अब एमएसएमई के तहत 10 करोड़ का जो है वो बढ़ाया गया था, क्रेडेंशियल की जो बातें होती हैं, लेकिन शायद किसानों तक पहुंच नहीं पा रहा है या फिर उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे धन धान्य कृषि योजना के तहत जो था किसानों को फायदा पहुंचाने की बात की गई थी। केसीसी के तहत जो है 5 लाख लोन लिमिट एक्सेस बढ़ा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके किसानों को जो है उनके खाद के लिए पर्याप्त चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगने की बातें वो करते हुए नजर आए। तो आप इसी से समझिए कि या तो यहाँ पर सरकार जो है बजट पेश करने के बाद सुचारू रूप से उसको काम करवाने में कारगर नहीं साबित हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं किसानों को इसकी जानकारी कम है। हर एक एंगल हो सकता है। तो ये देखना बेहद जरूरी है कि जो अगर बजट पेश होता है और सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए होता है तो वो बजट लोगों तक, आम जनता तक किस तरीके से पहुंचता है। तो इसके लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि बजट में कौन से वर्ग को क्या क्या फायदा दिया गया है, ताकि लोग ज्यादा जागरूक हो, अपने हक को पहचाने और उसका फायदा उठा सके। बिल्कुल अपराजिता, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रखा है कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। कई बार तमाम योजनाएं सरकार चलाती है, उनकी जानकारी नहीं होती है, तमाम तरह की बातें जो है उनको पता ही नहीं होती कि सरकार द्वारा किस तरह के लाभ जो है उनको दिए जा रहे हैं। गोविंद जी, अपराजिता ने अभी मिडिल क्लास का जिक्र किया है। मिडिल क्लास का सबसे अहम रोल रहा है देश के विकास में, और टैक्स पेयर्स भी है। उसके बावजूद मिडिल क्लास ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाता बजट से। तमाम तरह की शिकायतें भी हमने देखी है। महंगाई को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर परेशान है। मिडिल क्लास के लिए ये बजट राहत भरा रहने वाला है या फिर टेंशन वाला? देखिए कोमल, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास जो है और युवा कितने संतुष्ट होंगे, ये तो बजट के बाद ही होगा। लेकिन उम्मीद एक रखी जाती है। हर बजट से पहले हम लोग जो बात करते हैं और उससे बिल्कुल। गोविंद जी लौटेंगे आपके पास। फिलहाल मनीष तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं आपको which have not been addressed over the past 1 decade. Now, for almost 10 years, the nominal GDP has been declining. The tax buoyancy is completely absent. Private capital expenditure or private capital investment has not kicked in. The economy is being run by public capital expenditure. Foreign direct investment has declined. So therefore, structurally, the Indian economy, beyond this very robust GDP number which they are trying to talk up, is afflicted by serious problems. And I do hope that the finance minister would recognize these structural inequities in the Indian economy and would be honest enough to address it. बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं गोविंद जी के पास लौटेंगे। गोविंद जी आप जी। देखिए कोमल, हम बात कर रहे थे कि युवा और जो मझोले मिडिल क्लास के बारे में। तो मिडिल क्लास क्या है कि भारत की एक तरह से टैक्स पेयर है सबसे अधिक, और उनको उम्मीद रहती है कि हमें टैक्स में छूट मिले। देखिए पिछले बजट में आप देखें तो काफ़ी छूट दी गई थी, 12 लाख तक कर दी गई थी। हमारी जो फोकस होती है ना, सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कितना उसमें से सुधार मिलता है, हमें कितना टैक्स में पे छूट मिलती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन सारी की सारी उससे बियॉन्ड आप चले कोमल, तो जब तक हमारी, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि जब तक हमें कमाने की कैपेसिटी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक टैक्स पर सुधार करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि हमें रिफॉर्म से। कल आप देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आएगा, यानी बजट जो आज का है वो आपको एक्सप्रेस की तरह से उसमें रिफॉर्म किया जाएगा। पूरे भारत की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनकी कल्पना है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में इस वक्त सुधार की बात कही जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने यही कहा था कि युवा वर्ग को रोजगार चाहिए और आम लोगों को महंगाई से त्रास चाहिए। लेकिन एक बात आपको देखना पड़ेगा कोमल जी, कि भारत में की जो रुपए की जो स्थिति है डॉलर के मुकाबले वो क्या है, वो बहुत ही खराब स्थिति में है, चरम पे है। इससे अधिक कभी आज तक नहीं हुआ था। जो महंगाई है वो डॉलर के मुकाबले भारत की जो कैपेसिटी है रुपए है वो काफ़ी नीचे चले गए हैं। तो महंगाई बढ़ेगी। हमें सारी रिफॉर्म्स करके रुपए को ऊपर लाना है, यानी कि हमें 80 के आसपास लाएं तो
तो भारत के रिफॉर्म्स क्या एक्सप्रेस क्या वो बुलेट की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको लाने के लिए हमें बहुत काम करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल गोविंद जी, रुपए का आपने जिक्र किया है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बना है। ग्रीनफील्ड निवेश में भारत चौथे नंबर पर है और इसके अलावा जीडीपी जो है वो बढ़ी है हमारी। तो क्या कारण है रुपया इतना गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले? बिल्कुल, देखिए ये सारा का सारा वैश्विक मार्केट पर डिपेंड करता है कि हमारे निर्यात और हमारे आयात क्या है। तो भारत तो निर्यात करते हैं, लेकिन हम आयात काफ़ी करते हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी बाजार की कैपेसिटी क्या है, तो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो कितना आगे बढ़ा है। तो हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और रुपए की जहाँ तक बात है जी। तो जब तक हमारी कैपेसिटी आगे निर्यात करने की नहीं होगी, जो कि देखिए दूसरे देश हमारी सामान को खरीदे, उससे पैसा आएगा, तो पैसा आएगा कहाँ आएगा? देश में आएगा, तो यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो विश्व में जो मुद्रा कोष है वहाँ पर जो विश्व बैंक है उसमें हमारी कैपेसिटी आगे बढ़ेगी, तो रुपए का अवमूल्यन जो है ना वो घटेगा, ठीक होगा और इसके बाद मजबूत होगा हमारा रुपया। उससे हम हमारी जो कैपेसिटी है खरीदने की जो है बाजार से, वैश्विक बाजार से वो बढ़ेगी। तो वहाँ पर हम अपने उसके सामान जो आज हम 100 रुपये में लेते हैं वो हम कम 95 रुपये में हम ले सकते हैं अगर हमारी थोड़ी सी सुधार होगी। अगर सुधार नहीं होती है तो 105 रुपये में लेनी पड़ेगी। तो फिर पैसे हम कहाँ करेंगे? पैसे अपने ही पैसे 5 रुपया उसे और अधिक हम देंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसको सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या ह्रास हो रहा है या फिर उत्थान हो रहा है। बिल्कुल गोविंद जी, एक चीज़ और यहाँ समझना चाहूँगी, जिस तेज़ी के साथ रुपए जो गिर रहा है और डॉलर जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, क्या इसके पीछे जो टैरिफ वॉर का आपने शुरुआत में जिक्र किया था उसका कोई रोल है? उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये टैरिफ वॉर की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो रुपए के अवमूल्यन में जो भारत का लगभग आप देख लीजिए 91 के भी ऊपर है, यानी 92 के आसपास अभी तक के हिसाब से देखा जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो सबसे बड़ा हमारा कौन सा बाजार है? हम अमेरिका के साथ सबसे अधिक व्यापार करते हैं अभी तक, और अमेरिका का क्या कहना है कि आप हमारे शर्तों पे चलो। तो अभी तक में हमने व्यापार करके अमेरिका से चाहे दूसरे देशों से व्यापार जो किया, उसके बाद हमारी जो डॉलर की कैपेसिटी के हिसाब से हमारी कैपेसिटी काफ़ी अवमूल्यन हो गया। अब उसके हिसाब से अगर टैरिफ वार के हिसाब से आगे भी चले तो हमारे रुपए जो हैं, हमारे जो कैपेसिटी है पैसे की खरीदने की, वो और गिरेंगे। इसलिए भारत सरकार ने जो रिफॉर्म लाया है यूरोपियन महासंघ के साथ जी, वो काफ़ी सोच समझ कर लाया है। अगर इसके साथ हम मतलब कोई भी कर मुक्त व्यापार करते हैं उनके साथ में, तो उनके सामान हमारे पास, हमारे सामान उनके पास जाएंगे। इसमें हमारे रुपए का थोड़ा सा लेकिन मजबूत गोविंद होगा। जी, जो यूरोपीय संघ के साथ जो रिफॉर्म्स चल रहा है, क्या इससे अमेरिका फिर से नहीं जुड़ेगा? क्या इससे ट्रंप फिर से कोई बड़ा एक्शन लेने की बात नहीं करेंगे? देखिए, ट्रंप की तरफ से पहले भी आप देखिए धमकियां मिलती रही थी भारत को कि आप अगर यूक्रेन से चाहे किसी और से या रसिया से आप तेल खरीदते हो तो हम आप पर इतना टैरिफ लगा देंगे। फिर आप कहा कि आप ईरान से ये सामान लेते हो, वहाँ से पेट्रोल में लेते हो तो हम आप पर 10% और लगाएंगे, 25% और लगाएंगे। देखिए, ये तो उनकी धमकी है, लेकिन जहाँ तक यूई के साथ हमने जो समझौता किया है, जो कि अगले साल से ये काम करना शुरू कर देगा, तो अमेरिका हमें अभी गिदरभबकी देगा कि हम आप पर टैरिफ लगा देंगे, यहाँ पर ये कर देंगे। लेकिन भारत इतने संप्रभु देश हो गया है और पूरे विश्व की नज़र भारत पर है। तो ऐसे में आप अमेरिका की वो धमकी, कोई छोटा देश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, चाहे कोई और छोटा देश नहीं है जो कि हम की बात को हम पे असर पड़ेगा। हाँ, हमारी असर हम पर पड़ेगी, वो पड़ेगी इनडायरेक्ट रूप से व्यापार के क्षेत्र में, चाहे किसी न किसी दूसरे तरह से तंग करने से, जैसे बांग्लादेश को उकसा दिया, कभी पाकिस्तान को उकसा दिया, कभी किसी और को उकसा दिया, तो हमें हानि होगी इसको लेकर। और जहाँ तक हमें अपने नए बाजार को हमने खोज रखा है,
खोजा है और आगे भी हमारी डील अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हो रही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर गोविंद जी कहा जा सकता है कि ट्रंप का ये रवैया रहा है जो धमकाने वाली बात कही गई, इससे पहले भी कई तरह की धमकियां दी गई थी और टैरिफ लगाया भी। और इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपनी जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है, खासकर अमेरिका जैसे देशों पर, अमेरिका चाइना हो गया, तो वो अपने ही घर में बनाने की कोशिश कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं उस पर सरकार का काफी फोकस जो है वो नजर आ रहा है। अब सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। 1,62,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत हो चुकी है। चांदी 2,78,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही अभी ये फिक्स नहीं कहा जा सकता कि आगे कितनी गिरावट या फिर कितनी बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बजट के तुरंत बाद भी भाव में जो चेंज है वो देखने को मिल सकते हैं। या तो ये भाव और गिर सकते हैं या फिर इनमें तेजी देखने को मिल सकती है। बजट पेश होने से ठीक पहले एक बड़ी राहत यहां आम जनता के लिए देखी जा रही है, जहां सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, माना जा रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि अभी शुरुआती मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन चल रहा था, ऐसे में कुछ भी फिक्स जो है वो नहीं बताया जा रहा, लेकिन बजट पेश होने के बाद ये जो कीमत है ये बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। इसको लेकर अभी कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता। फिलहाल लोगों के लिए इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है चांदी की कीमत 4 लाख के करीब पहुंच चुकी थी, जिसके चलते लोगों में एक अलग ही टेंशन की सिचुएशन बनी हुई थी। सोने की कीमत में भी जबरदस्त उछाल लगातार देखने को मिल रहा था। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। मनीष जी, अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। सोने चांदी की कीमत जो कि आसमान छू रही थी उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आगे भी राहत के आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए कि बजट से पूर्व अगर ये रुझान आ रहा है और निश्चित रूप से जो कीमतें गिरी हैं उसका सीधा असर जो है वो मध्यम वर्ग और खास तौर पर अभी जो वैवाहिक सीजन शुरू हो रहा है, आम आदमी जिसने रोक रखी थी, खरीदारी रोक रखी थी, अपना पुराना जो गहना था वो जाकर दुकानदारों को दे रहा था, तो वो काफी राहत महसूस करेगा। और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी होगा, तभी जाकर डॉलर और जो भारतीय मूल्य जो रुपया है उस पर कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, क्योंकि बाजार जो वैश्विक बाजार इस समय बड़ी उथल पुथल की स्थिति में है। आप ये देखिए रोजाना जो है आए दिन अमेरिका की कोई ना कोई नई धमकी टैरिफ को लेकर आती है, तो उसको लेकर पूरा वैश्विक बाजार जो है वो उथल पुथल की स्थिति में, चाहे वो यूरोपियन यूनियन ने अपना ट्रेंड चेंज किया हो, भारत की ओर रुख किया हो, या भारत ने अमेरिका को छोड़कर अन्य जो वैश्विक बाजार हैं छोटे छोटे देशों से अपने जो एक आर्थिक जो वो अनुबंध किए हैं, तो अपने आप में एक नया विश्व तैयार हो रहा है। और उसकी ये शुरुआत जो सोना भी जो बढ़ रहा था, चांदी अपने आप में अभूतपूर्व ऐतिहासिक जो ऊंचाई छू रहा था, उसका कारण यही था कि स्थिरता की कमी थी। और सोना और चांदी जो है लॉन्ग टर्म जो आपको स्थिरता देते हैं। भारत ने भी अपना जो एक भंडार था, सोने चांदी का भंडार, उसको मजबूत करने की शुरुआत की थी। डॉलराइजेशन का मुद्दा सामने आया था, तो ये वैश्विक बाजार से लेकर एक आम आदमी तक सीधे सीधे प्रभाव करेगा। अगर सोना और चांदी स्थिर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बाजार में भी स्थिरता आएगी, आम आदमी भी अपने आप में जो है एक आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करेगा, क्योंकि वो सोना और चांदी इकट्ठा करके रख सकता है, वो अगली पीढ़ी के लिए तैयार करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण वो एक रुझान दिख रहा है, जो हमें लगता है कि जब बजट पेश होगा तो इसके बाद में स्थिति और भी साफ होगी। बिल्कुल मनीष जी, बजट पेश होने से पहले तो जनता को एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन ये समझना चाहूंगी ये जो अस्थिरता है, लगातार सोने चांदी के दाम जो इतने बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, ये किस कारणों से हो रही है? इसके साथ ही चांदी को लोगों को अत्यंत खुशियां देने वाला होगा। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए तो ये जो कार्य कर रही है, उससे वो दिल मांगे मोर की स्थिति बनी रहती है। और निश्चित रूप से आज भी हमारी
आशा है कि देश को आज बजट मिलने के बाद बहुत खुशी होने वाली है। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बजट काफ़ी उम्मीदों वाला रहने वाला है। जो उम्मीदें लोगों की है उस पर ये बजट खरा उतरने वाला है। मनीष जी, लौटूंगी आपके पास। मैं यही समझना चाहूंगी आपसे, यही सवाल था कि ये जो सोने चांदी के बार बार भाव में बदलाव आ रहा है, इसके पीछे अस्थिरता के कारण क्या है? और जिस तरह से बीच में कुछ खबरें आई थी कि चांदी को ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है क्योंकि भविष्य में चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है, वो ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। बिल्कुल, आप देखिए जो वैश्विक एक जो सोना भंडारण है, चाहे वो अमेरिका में 8,000 टन का उनके पास में भंडार है, उसकी तुलना में भारत के पास में केवल 800 टन ही सोना है। तो ये अपने आप में सोना और चांदी जो है, अब चांदी को लोगों ने इसलिए उसका भंडारण करना शुरू कर दिया क्योंकि आगे आने वाले समय में चांदी ही महत्वपूर्ण होगी। और ये अपने आप में इस कारण हुआ है कि वैश्विक स्तर पर जो वो करेंसी है उसका अवमूल्यन लगातार हो रहा है। डॉलर की स्थिरता पे एक संदेह होने लगा है। जो अमेरिका का जो एक आर्थिक विकास था वो अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गया, रुक गया है। और भारत का जो विकास है वो लगातार इतनी वैश्विक उथलता के बावजूद जो है आप 7.2% जो एवरेज जो हमारी ग्रोथ जो हो रही है, जो अभी रुझान एक सामने आया है, अपने आप में लगा रहा कि भारत की ओर निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए यूरोपियन जो यूनियन है, इतने समय से आप देखिए कितने समय से एक एग्रीमेंट रेट पे वो चल रहा था और आज जाके वो चीजें फाइनल हुई हैं क्योंकि लोग भारत की ओर देख रहे हैं। जो वैश्विक स्तर पर जो एक आर्थिक रुझान है वो बदल रहा है। चीन अपने आप में कहीं ना कहीं रुक गया है, भारत की ओर संभावनाएं भी अधिक हैं, अमेरिका नीचे जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, जितने भी बजट आए हैं सब एक से एक बढ़ कर के आए हैं। और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार, विकसित गांव, विकसित शहर, इस बात को ध्यान में रख करके ऐसी सबको उम्मीद है कि बजट आने जा रहा है और हम सब बजट के आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, सपा और कांग्रेस आने वाले बजट को लेकर तमाम आरोप लगा रही है। सपा और कांग्रेस को मालूम है कि उनका राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है, क्योंकि जैसा काम जब वह सत्ता में थे उन्हें करना चाहिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल देश को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश की सुरक्षा से समझौता करने का काम किया, देश में आतंकवाद को बढ़ाया, नक्सलवाद को बढ़ाया, जातिवाद को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से यह सब कुछ पीछे छूट गया है और देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे तो कांग्रेस हो या सपा हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनको परेशानी होगी। लेकिन हम सब इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे बजट के आने की उम्मीद के साथ। अभी बजट आएगा तब इन लोगों के पास वही घिसा पिटा राग होगा कि बजट में ये नहीं है, बजट में वो नहीं है। लेकिन जितने भी बजट अब तक के आए सब शानदार रहे और इस बार का बजट भी बहुत शानदार रहेगा। सर, वो टीएमसी निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के कहने पे उन्होंने हिंदू जो है विरोधी भाषण दिए, उसके लिए हिंदुओं से माफी भी मांगी है। वो देखिए बस यही उम्मीद है कि ये एक चुनावी बजट नहीं रहेगा जहाँ पे, क्योंकि आज और चुनाव से प्रभावित ये बजट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कल भी कहा, ऐसा ना हो कि तमिलनाडु या केरला की हैंड वोवन साड़ी पहन कर आए, बंगाली में बात करें या मलयालम में बात करें और असम टी गार्डन्स के लिए कोई पॉलिसी निकालें। तो इस तरीके से चुनाव के हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से उनको ध्यान रखना है। और देश भर में, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हो, चाहे वो वीकनिंग रुपी का इशू हो, चाहे वो टैरिफ्स का इशू हो और जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे कैसे देश को कुशन रखेंगी। और जीडीपी, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है, पर उसकी जो इट डजंट मैच जो पर कैपिटा देश का इनकम है उसके साथ ही साथ डजंट मैच विद जॉब्स क्रिएशन। तो काफ़ी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं देश में, युवा अभी भी इतने बेरोजगार हैं। तो उसको किस तरीके से वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाएँ। जो महंगाई की मार आप बता रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ देती है कि जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे उनके जेबों में पैसे आएंगे और वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएँ, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दे सकें, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकें। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ। और आम आदमी को, आम जनता को क्या अपेक्षाएं होती है, यही होती हैं कि उनके हाथ में, उनके बच्चों के पास रोज़गार हो या शिक्षा के माध्यम हो और उनके हाथ में इतना पैसा हो कि वो थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकें और थोड़ा सेविंग के माध्यम से अपना फ्यूचर भी निर्णायक तरीके से कर सकें।
मैम, कांग्रेस में से 11 बजट आ चुके हैं, लेकिन मुझे ना तो मध्य वर्ग तो बिल्कुल बजट को लेकर विपक्ष के रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां एयरलाइंस के लिए बजट से पहले एक बड़ी राहत मिल चुकी है। बजट से कुछ घंटे पहले एयरलाइंस को बड़ा तोहफा मिला है, जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ के दाम घटा दिए हैं। 929 रुपए प्रति किलोलीटर इसके दाम घटाए गए हैं, फ्यूल के दाम घटाए गए हैं और आज से ही ये जो नई दरें हैं वो लागू होने वाली है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। एटीएफ के दाम में 929 रुपए प्रति किलो लीटर की कमी कर दी गई है। इसके साथ ही जो नई दरें हैं उन्हें आज से लागू कर दिया गया है। एटीएफ की कीमतें एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट का बड़ा हिस्सा होती है। ऐसे में ईंधन महंगा होने पर सीधा असर जो है वो टिकट्स की कीमतों और कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है। और आपको सुनाते हैं संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। चाहिए कि कैसे आप इस बजट के जरिए महंगाई को कम करने का काम करेंगे, और टैक्स सिस्टम कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं, कभी एकाएक घटाते हैं। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से इस सरकार ने चौपट करने का काम किया है, और वो कैसे पटरी पे आएगी वो देखते हैं आज क्या आता है बजट में। सर, जीएसटी 6.2 रोबोस्ट रिकवरी की गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों को आप कितना रोजगार दे पा रहे हैं, कितना उनके जेब में पैसा जा रहा है, कितना उनके पास बचत हो रही है, कितना उनको महंगाई से राहत मिल रही है, उस दिशा में तो कुछ है नहीं। एजुकेशन में आप नगण्य खर्च करते हैं, हेल्थ के ऊपर आप नगण्य खर्च करते हैं। तो जो इस देश को विकसित भारत कैसे बनेगा? जब शिक्षित भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। फाइल पे सरकार ने सारे दावे। देखिए, ये तो बहुत ही घृणित बात है कि एक ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसके बारे में तमाम वीडियोस और साक्ष्य आए, वो दावा। हमारे साथ लगातार बजट को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें जुड़े हुए हैं गोविंद जी। बजट पेश होने से पहले जो है रुझान कहेंगे, खुशखबरी कहेंगे, लोगों के लिए आनी शुरू हो गई है। एक तरफ सोने चांदी के दाम में गिरावट हुई, उसके बाद जो एटीएफ के दाम है वो भी घटा दिए गए हैं, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो हवाई टिकट्स है उन पर पड़ने वाला है। ऐसे में आम जनता के लिए भी एक बड़ी राहत है। कोमल, देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि अगर इसके फ्यूल के दाम कम हो रहे हैं तो टिकट पर इसके असर पड़ेंगे, और इसके क्योंकि इनके मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कम पड़ेगा। लेकिन एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी तक जीएसटी सब पे लागू है, लेकिन पेट्रोल डीजल इस पर पेट्रोलियम पदार्थों जीएसटी लागू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर भी अगर कम पड़ते, जीएसटी लगाए जाते तो फिर क्या होता? तो जीएसटी भी आपको नहीं लगा पा रहे हैं उस पर, लेकिन पेट्रोल डीजल का कीमत आप देख लीजिए आसमान पे है। बिल्कुल, आप पिछले गवर्नमेंट के हिसाब से देखें और इस गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि इतने टैक्स छूट देने के बाद भी आप पेट्रोलियम पदार्थ जो है, खासकर डीजल पेट्रोल आगे आसमान पे है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी हवाई जहाज़ पे जो ईंधन के लिए जो कम किए गए हैं उसके निश्चित तौर पर, क्योंकि इसका मानदंड जो है पूरे वैश्विक है, पूरे विश्व की जो व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ता है, तो इस पर असर हो सकता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि हम पॉजिटिव मान कर चलें कि आने वाले समय में इसी तरह से सुधार आपको सभी क्षेत्रों में मिले। सोना चांदी की बात आप जो कर रहे थे हम लोग, निश्चित तौर पर है कि सोना चांदी में इसलिए इसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है और जा रही थी और क्लाइमेक्स पर था, जो कि आज की डेट में थोड़ी सी कमी हुई है। इसका मेन कारण है कि जिस तरह से पूरा विश्व की व्यवस्थाएं अभी चरमर स्थिति में है, जो ईरान, कभी यूक्रेन, तो कभी क्रोएशिया, तो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी में लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। तो उसमें जितने भी पदार्थ लागू होते हैं, चाहे सामान खरीदने पड़ते हैं, विस्फोटक बनाने पड़ते हैं, उसमें सोना और चांदी की जो मात्रा है, उसमें जो पार्ट होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो विश्व युद्ध को देखते हुए जो शंकाएं हैं उसको देखते हुए सभी बड़े देशों ने बाजार से अपने अपने जो स्टॉक है सोने चांदी के वो खरीद लिए हैं। अब आगे आने वाले समय में तांबा जो है तीसरा स्थान पे है, तो तांबा की स्थिति भी आप
देखेंगे कि उसका भी यही तरह होगा और उसकी भी मार्केट अब काफ़ी बढ़ेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो पैसा लगाना चाहते तमाम भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अब चाहिए भारत को कि ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए बजट में इसका प्रावधान करे। सोना की जहाँ तक बात है तो आयात शुल्क में कमी करे, जिससे बाहर की सोना जो है यहाँ पर आए और यहाँ के जो खरीदारी है उसकी कैपेसिटी बढ़ाए। तो आगे जैसे कि मनीष जी ने भी बात कही थी, शादी ब्याह का समय है, लोगों को मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से अपने शादी ब्याह में सोने की या चांदी के कारोबार में गहने दें। तो बस निश्चित है, जो पहले हम इसके 1/3 भाग में 10 कैरेट हम लेते थे, अभी हमें 3 भाग देने और अधिक देने के बाद में 1 कैरेट मिलेंगे। तो कैपेसिटी कहाँ से होगी? तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। किसी भी खरीदारी करने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? हमें टैक्स छूट से उतना नहीं लेना देना है, लेकिन टैक्स देने की कैपेसिटी हमारी बढ़े। भारत में जो जनसंख्या अभी जितनी भी है उसके दोगुना कर दें तो हमें अपने आप भारत की स्थिति बढ़ जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। मनीष जी, आपने जीडीपी का जिक्र किया था। जीडीपी बिल्कुल बढ़ी है, इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसा कि विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, पर कैपिटा इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है। वो क्यों रुकी हुई है, जब हम भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, तमाम तरह के विजन जो है वो भारत के पास है, लेकिन उसके बावजूद जो पर कैपिटा इनकम है वो रुकी हुई है। देखिए, रुकी हुई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए वो नहीं है, और उसके कई गंभीर कारण है। जैसे गोविंद जी ने भी अभी चर्चा की कि जो एक रोजगार का जो युवा बेरोजगारी है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। लोगों की जेब में अगर पैसे होंगे, भले ही आप टैक्स में रिबेट ना दें, लेकिन आप इस क्षमता लायक बनाएं कि आदमी टैक्स देने लायक हो जाए। या जिस तरह की जो एक खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेवड़ियां बांटी जाती हैं, तो इन रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी टिप्पणियां की हैं, तो इन पर ध्यान देना होगा और इन पर जो है गंभीर नीतियां बनानी होगी। सरकार को देखना होगा कि किस तरह जो है देश के आम आदमी तक उसकी जेब में पैसा जाए और वो पैसा वो खर्च करने लायक हो। अगर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय आज की तारीख में 3,000 रुपए है और अमेरिका की 92,000 रुपए है, तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाए या पहली अर्थव्यवस्था हो जाए, उसका कोई मायने नहीं है। आम आदमी जब तक प्रभावित नहीं होगा चीजों को लेकर, तब तक विकसित भारत का निर्माण अपने आप में अधूरा रहेगा। और यह संकल्प जो है आम आदमी को भी लेना होगा और साथ में सरकारी जो योजनाएं उनको भी इस तरह से बनाया जाना होगा कि आम आदमी उनसे प्रभावित हो। निश्चित रूप से हमारा जो फोकस होना चाहिए, और है भी, सरकार ने पिछले जो लगातार इस दिशा में काम किया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या रक्षा बजट हो, या किसानों के लिए जो नीतियां बनाई हो, तो ये अपने आप में कोर सेक्टर है, इनको मजबूत करना ही होगा। एविएशन सेक्टर आप देखिए किस तरह से भारत ने एविएशन में उड़ान भरी थी, एक के बाद एक लगातार कंपनियां आई थी, उसके बाद में इस तरह हुआ कि एक के बाद एक कंपनियां जाने लगी। पिछले 1 सालों में जो एविएशन सेक्टर में जिस तरह की अनिश्चितता दिखी है, तो उसके बाद में जो एक कदम बढ़ाया गया है, जो ट्रैफिक जो फ्यूल है, एयर ट्रैफिक फ्यूल, वो कम किया गया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ जो है कंपनियों को भी मिलेगा और आम आदमी भी दोबारा उसका जो एविएशन सेक्टर पर विश्वास बनेगा। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस तरह के कदम लगातार अगर उठाए जाएंगे तो कोई शक नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय आदमी की बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और इसी तरह के अहम कदम जैसे कि आपने कहा उठाने की बहुत जरूरत है। लौटूंगी मनीष जी आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां शादीशुदा लोगों को सरकार की तरफ से इस बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार जॉइंट टैक्सेशन का तोहफा दे सकती है। अभी अलग अलग टैक्स पति पत्नी भरती है, लेकिन अब इस बजट के बाद जॉइंट टैक्सेशन की राहत जो है वो कहीं ना कहीं कपल को मिल सकती है, शादीशुदा जोड़े को मिल सकती है। बजट में दोनों ऑप्शन जो है, दोनों विकल्प दिए जा सकते हैं। तो बजट से पहले शादीशुदा जोड़ों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे माना जा रहा है, जहां वैकल्पिक रूप से संयुक्त टैक्सेशन लागू हो सकता है, जॉइंट टैक्सेशन लागू हो सकता है और इससे लाखों परिवारों को फायदा पहुंच सकता है। अभी भारत में इनकम टैक्स सिस्टम व्यक्ति आधारित है, इसका मतलब हर व्यक्ति के पास अपनी बेसिक छूट और कटौतियां होती है। वर्तमान में शादीशुदा जोड़ों को अपनी आय पर अलग अलग टैक्स भरना पड़ता है, जबकि वे अक्सर परिवार के आय और खर्च साझा करते हैं। तो प्रस्ताव के अनुसार शादीशुदा जोड़ों को विकल्प दिया जाएगा कि वे एक संयुक्त यानी जॉइंट टैक्स रिटर्न भरे, जिसमें उनकी दोनों की आय और साथ ही कटौतियां जोड़ दी जाएंगी। यानी हर साल पति पत्नी ये तय कर सकते हैं कि वे अलग या फिर जॉइंट रिटर्न भरना चाहते हैं। ये उनके वित्तीय हालात पर भी निर्भर करेगा।
और चलिए हमारी सहयोगी अपराजिता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, शादीशुदा जोड़ों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे माना जा रहा है, क्योंकि जॉइंट रिटर्न जो है अब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाएगा। एक राहत के तौर पर बजट से पहले जो ये खुशखबरियां हैं सामने आ रही हैं। बिल्कुल कोमल, देखिए बजट से पहले चीज़ों में दामों में उछाल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज़ें हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, क्योंकि कहते हैं बजट में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और पॉलिसी जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार भी जो है उन चीज़ों पर गौर फरमाती है जो उनको लगता है कि ये विषय बहुत ज़्यादा देश में चल रहा है और देश के हित के लिए क्या ठीक होगा। अब ऐसे में जो ये संयुक्त वाली ये जो योजना आई है उससे लोगों के जेबों पे असर जो है वो कम पड़ेगा, तो लोग जो है इजी वे में अपनी लाइफ को जी पाएंगे। और स्पेशली अगर बात करें तो ये बार बार ये खबरें आती थी कि अलग से अब अगर पत्नी कमा रही है या फिर पति कमा रहा है तो अलग से वही चीज़ें एक ही घर से इतने टैक्सेस जा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता था। अब एक ही घर से अगर ज्वाइंट टैक्सेस जाएंगे तो उनसे ये रिलीफ होगा कि वो अपने घर को भी बहुत सुचारू तरीके से चला पाएंगे। तो ये एक वाकई राहत वाली खबर है जो नए शादीशुदा जोड़े हो चाहे शादीशुदा वाले जोड़े हो उनको जो है राहत पहुंचा सकती है। और उसके अलावा जो ये उछाल देखने को मिल रहा है हर चीज में टैक्स से बजट से पहले, वो कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत देते हैं कि मार्केट में अगर अभी गिरावट हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि बाद में भी ये गिरावट जो है वो बरकरार रहेगा। हो सकता है वो दोगुना उछाल मारे, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैक्स और पॉलिसी में जब चेंजेस होते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो खरीदारी पर रोक कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कम होती है तो दाम भी गिरता है, तो वही चीज बजट में दिखता है। शेयर मार्केट वालों की भी नजर इस पर रहती है। तो फायदा इससे ये होगा कि अब गोल्ड से लेकर फ्लाइट तक में जो दामों में उछाल आया है उससे फायदा ये होगा कि जो लोग अभी खरीदारी करके उसको रख सकते हैं वो चीजों को रख करके अभी गिरावट हुई है इससे काफी राहत जो है आम जनता को मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अपराजिता, बजट से पहले विपक्ष के रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है बजट से कोई उम्मीदें नहीं है उन्हें, पूरा तरह से जो है चुनावी बजट ये रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए कोमल, विपक्ष अपनी विपक्ष वाली भूमिका निभा रहा है, लेकिन विपक्ष भी वही मुद्दे उठा रहा है जो आज जनता उठा रही है। अब बार बार अगर ये बातें कहा जा रहा है कि अपना जो देश है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसके बावजूद देश के लोग जो है महंगाई से जूझ रहे हैं। वो बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि महंगाई इतने क्यों बढ़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं जनता को दी जाती हैं, चाहे वो राशन की बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, जो बेसिक नीड्स हैं वो लगातार जो है लोगों को महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता जो सवाल उठा रही है, विपक्ष उस मुद्दों को रख करके जो है अपनी विपक्ष की भूमिका बहुत सक्रियता और सही ढंग से निभा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार कहिए या फिर आप ये कह लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता की बातों को भी विपक्ष उठा रहा है, नहीं तो ये आरोप प्रत्यारोप का चुनावी जुमला बन के रह जाता है और जनता के कहीं ना कहीं मुद्दे दब कर रह जाते हैं। तो ऐसे में अच्छी चीज है कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका जनता की आवाज बन के उठा रहा है तो ये सरकार के संज्ञान में जाएगा और शायद सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको और उचित तरीके से कर पाए और जनता के उन मुद्दों पर ध्यान दे पाए जिससे देश की जनता जो है वो आहत है। और स्पेशली महंगाई की बात करें, अगर मिडिल क्लास की आप बात करें कोमल, तो आपने देखा था कि 25 से 26 का जो बजट पेश किया गया था उसमें से 12 लाख तक के लोगों को जो है टैक्सेशन रिलीफ दिया गया था, तो लोगों के लिए वो राहत की खबर थी। लेकिन उसके बाद भी शिकायत ये आई कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं 12-15 हजार है, तो ऐसे में टैक्स की तो बातें ही हट जाती हैं। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि टैक्स की तो बातें वो सोचते भी नहीं है। तो एक तो जनता ये सवाल करती हुई नजर आई। उसके अलावा रोजगार की बातें होती है कि युवा वर्ग को स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो है रोजगार की बातें की जाती है, लेकिन बावजूद इसके क्या रोजगार मुहैया हो रहा है? बजट तो पेश हो रहा है लेकिन क्या उस हिसाब से रोजगार मुहैया हो पा रहा है? एक ये हो गई युवाओं की बातें। दूसरा, आप मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों को देखते हैं बजट में क्या, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है महिलाओं को और युवाओं को, कोई खास राहत मिली नहीं है बजट से। बट आज देखते हैं बजट कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं तो उस तरह के बातें करती है कि नहीं ये सरकार, ये देखने वाली बात है। तो साफ तौर पर चुनाव इस मुद्दे को उठा रहा है, तो अब ये देखने वाली बात है कि बजट में इस बार जनता राहत पाती
बढ़ती है या फिर एज यूजुअल आहत में चली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनीष शुक्ला जी भी इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, शेयर बाजार के क्या हाल है, क्योंकि शुरुआत हुई काफी धीमी हुई थी, अब किस तरह के चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं? निश्चित रूप से जब पिछली बार बजट आया था तो आपने देखा होगा शेयर बाजार बिल्कुल ऊपर आसमान पे चला गया था, लेकिन इस बार शेयर बाजार जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में था। शुरुआती रुझान आया, बहुत धीरे धीरे 49 तक गया आगे, लेकिन ये जो है अभी जो जिस तरह के रुझान आने शुरू हुए हैं, मुझे लग रहा है कि बाजार के उम्मीदों के मुताबिक ये बजट होने वाला है। जहां पर आप जब मध्यम वर्ग को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिस तरह से शादीशुदा जोड़ों के लिए जो एक टैक्स की बात कही कि दोनों को विकल्प दिया जाएगा कि वो एक ही तरह का टैक्स भर सकते हैं, एक साथ टैक्स भर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है राहत है वो मिलेगी। भले ही बड़े स्तर पर ना दिखे, लेकिन ये निश्चित रूप से काम करेगा और ये मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करेगा, क्योंकि जब आप एक साथ जब टैक्स जो है बचेगा मध्यम वर्ग का, तो अपने आप में वो खर्च करने लायक बनेगा। और निश्चित रूप से मार्केट में जो खर्च करता है वो मिडिल क्लास ही करता है, चाहे वो निवेश हो, सोने के तौर पे निवेश हो या फिर किसी ब्रांड में निवेश हो, तो मध्यम वर्ग अपनी सैलरी का एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं निवेश करता है, बाजार में लगाता है खरीदारी के अलावा। तो ये बाजार अपने आप में आगे बढ़ने की उम्मीद है। और बाकी अभी जो है वित्त मंत्री एक ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड जो है 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। जनता की उम्मीदें उनकी साथ है, महिलाओं के लिए उन्होंने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रखा होगा, जो हर बार जो ये केंद्र सरकार महिलाओं को एक तरह का तोहफा देती है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, टैक्स पर राहत की भी उम्मीदें हैं। तो 15 लाख तक का जो है वो रिबेट अगर मिलेगी तो अपने आप को कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग स्ट्रांग होगा। तो जब आप किसानों को, मध्यम वर्ग को स्ट्रांग करते हैं, युवाओं के लिए योजनाएं लाते हैं, अब कितने युवाओं को, जैसे पिछले बजट में कहा गया था कि 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी, तो वो इंटर्नशिप कहां तक पहुंची है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। अगर युवाओं को इंटर्नशिप मिलती है, वहां पर रोजगार के रास्ते खुलते हैं, वो आगे उन नौकरियों को एडहॉक से परमानेंट में बदलते हैं, तो अपने आप में ये निश्चित रूप से रास्ता खुलता है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, भले ही वो सामने ना दिखे। और यही चीजें होने वाली हैं अगर बजट युवाओं को, महिलाओं को, मध्यम वर्ग को, किसानों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया तो बाजार में बूम निश्चित रूप से आना बिल्कुल, यानी इनडायरेक्ट वे में काफी बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। खैर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।